नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे घटना चक्र पॉलिटी डिस्कशन सीरीज में। और आज हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं। पार्ट 6 तक हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक को कंप्लीट करवा दिया था। आज हम चैप्टर 9 शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मूल अधिकार से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? 22 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को या 22 जुलाई 1948 को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, 3:2 है। और इसको ध्वज तैयार किया था पिंगली वेंकैया नायडू ने। सॉरी, अशोक सिंह न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को बनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो इसमें से पूछा गया है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से कथन है कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। वही राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 नहीं बल्कि 24 तीलियां हैं। और भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में बहुत सारे छोटे मोटे एमसीक्यू थे, बट ऑलमोस्ट इतनी नॉर्मल बेसिक से जानकारियां सबको होती हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया और बाकी सबको स्किप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसमें से पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है? तो इसमें से कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर नहीं बल्कि शक संवत पर आधारित है। वही राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को नहीं बल्कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और चैत्र मास का पहला दिन हमारे राष्ट्रीय पंचांग का पहला दिन होता है। और इस तरीके से अगर हम अपने देश के नव वर्ष की बात करें तो हमारा नव वर्ष या तो 22 मार्च को पड़ता है या 22 मार्च को नॉर्मल दिन में। और अगर अधिक वर्ष होता है, यानी कि जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि अधिक मास हो गया है, अधिक वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के तहत के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने, नए राज्य के निर्माण, उनकी सीमा, उनका क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का नाम है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना, नए राज्य के प्रवेश की शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्तियां प्राप्त है? सांसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अभी हमने ऊपर के भी अनुच्छेद में पढ़ा है कि आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो हाँ, कथन एक सही है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान के पहले अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। ये है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रायोजन के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही कथन नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन सी सही कथन नहीं है, क्योंकि नए राज्य के निर्माण के लिए विधि हेतु आर्टिकल 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात सांसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। भारत के नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत और कम से कम 2 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं स्लाइड में पढ़ा था कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद में साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। कथन भारत संघ नहीं है और इसका कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उनकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें से कहा गया है कि भारत संघ नहीं है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है, इसलिए कथन एक गलत हो गया। तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन ए, बी और सी इनकरेक्ट हो गया। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की संसद को शक्ति नहीं प्राप्त है। तो किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के तहत उपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार सांसद पर, लेकिन इनका विचार सांसद पर बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री के, राज्य की या राज्य की
नहीं। तो इसमें से पूछा गया है राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है, तो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर सकता है। तो इसमें से पूछा गया है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए नहीं संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी। नए आर्टिकल 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा, नए राज्य के निर्माण अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है और यह अधिकार राज्यों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें से पूछा गया है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करेगा, यानी कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यह अधिकार सांसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, नए राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, नए राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का प्रवेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश। संभव है आर्टिकल 3 में नहीं बल्कि आर्टिकल 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो कथन एक सही है क्योंकि आर्टिकल 1 में भी कहा गया है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके धर आयोग ने राज्य के पुनर्गठन गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, तो कथन 2 भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, तो कथन 3 भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य। समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो कथन 1 बिल्कुल सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो कथन 2 गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, करने पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो नहीं। आर्टिकल 19(1) में सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। इस अधिकार का प्रयोग व्यक्ति भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में या न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन में नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 240 1 का अंडमान निकोबार द्वीप से सही सुमेलित नहीं है। 240 1 ख लक्षद्वीप से, 240 1 ग दमन और दीप से, 240 घ पुडुचेरी से। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी गलत है। 240 1 घ का संबंध पुडुचेरी से नहीं बल्कि दमन और दीप से है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? गोवा 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, कथन 1 सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है,
कथन 2 भी सही है। दमन व दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, तो कथन सी भी सही है। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो नहीं, ऑप्शन डी इसका गलत है। दादर और नगर हवेली फ्रांसीसी नहीं बल्कि पुर्तगाली शासन के अधीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में सही व्यवस्थित करना है। तो इसमें से गोवा का गठन 30 मई 1987 को किया गया था। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। वहीं तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। तो इसमें से सबसे पहला ऑप्शन होगा हरियाणा। तो इस सॉरी, हरियाणा 4, हरियाणा के बाद है गोवा 1, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट में दीजिए। तो अभी हमने देखा कि हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। गठन 16 मई 1975 को किया गया था। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को और नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। तो सबसे पहले नागालैंड आएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे राज्य में एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्य की एकल नागरिकता बिल्कुल भी नहीं। हमारे भारत में नागरिकता संपूर्ण भारत का की एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं भारत में 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण से, चौथा अर्जित भूमि के समामेलन से, और वही पांचवा देशीकरण से। और वही नागरिकता का लोप 3 तरीके से होता है। पहला, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। दूसरा, नागरिकता त्याग पर। और तीसरा, सरकार द्वारा वंचित करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है।
स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है, तो हाँ, ये नागरिकता को, अभी हमने नागरिकता के लोग 3 प्रकार पर बताया था कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर या नागरिकता का त्याग करने पर, 1 और 2 दोनों सही है। किसी अन्य देश के नागरिकों से विवाह करता है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है। 3 ही प्रकार से नागरिकता का लोप होगा, या सरकार की आलोचना करने पर, तो नहीं, ऑप्शन 4 भी गलत है। तो हमारा सही जवाब है केवल 1 और 2, यानी भारत में नागरिकता का लोप 3 ही तरीके से होगा। अगर वह व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग कर देता है, या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, या सरकार उसे हटा सकती है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, तो कथन 1 सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो कथन 2 गलत है कि जो भी व्यक्ति जन्म से नागरिक होगा, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया। 58 में राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए नागरिक होना आवश्यक है, और इसमें नागरिकता किस प्रकार की है, इसका कोई शर्त नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जाएगा, तो कथन 3 भी बिल्कुल गलत है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर दिया जा सकता है, यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र कपट, मिथ्या या किसी भी तात्विक तथ्य को छिपाने के आधार पर प्राप्त किया हो। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होंगे? पंजीकृत होने की अर्ह नहीं है, तो एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय हैं, तो हाँ, ये पंजीकृत होने के लिए अर्ह है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तो बिल्कुल कथन 2 भी सही है। कथन 3 ऑप्शन सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत भारत के प्रवासी हो गए हैं, तो इसमें से पूछा गया है कि नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का पर पोता पोती जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु उसके पितामही मातामह या मातामही भारत के संविधान लागू होने के समय नागरिक थे, तो वो भी भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ अन्य देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ शत्रु राष्ट्र जिन्हें सरकार निर्धारित करता है, वहां के नागरिकों को इससे वंचित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांग को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र है, किंतु नागरिकता एकहरी है। कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से पूछा गया है कि कितने कथन सही है, तो इसमें से सिर्फ केवल एक कथन सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कहा गया कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र हैं, किंतु नागरिकता एकहरी है, तो बिल्कुल भी नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो इसलिए कथन 2 गलत है। यदि कोई व्यक्ति देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक हो जाता है, तो
उसे नागरिकता से कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता है। तो नहीं, कथन 3 गलत है, क्योंकि अभी हमने ऊपर के स्लाइड में बताया है कि कोई भी नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीयकरण, निर्वाचित सरकार या शक्तियों का पृथक्करण? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है जब न्यायपालिका सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। अतः न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं कर सकती। इसलिए एक प्रतिबद्ध नागरिकता स्वतंत्रता का सर्वोत्तम नियति नहीं हो सकता है। साथ ही शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाह की प्रवृत्ति को बल मिलेगा। निर्वाचित सरकार नागरिकों के प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता के संरक्षक तो मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से परिभाषित हो सकती है। इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण के आधार पर उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा नियत करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ऑप्शन सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह भारतीय संविधान में उल्लिखित है। यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है। सांसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता है। इसको ऐसे एलिमिनेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली मूल अधिकार की बात की गई है, तो यह प्रजातांत्रिक होता है। तो प्रजातांत्रिक यह शासन प्रक्रिया से संबद्ध है। तो अगर हम अपना ऑप्शन में एलिमिनेट करते हैं तो हमारा ऑप्शन डी और ए एलिमिनेट हो जाएगा। यह लोक कल्याणकारी होता है, तो यह भी शासन प्रक्रिया से संबद्ध है। तो हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित है। इसके साथ ही यह व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। साथ ही सांसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसमें से पूछा गया है कि नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करके सही बताना है। तो इसमें से कथन एक सही है कि यह राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है और इसे संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध किया गया है। वही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कहा गया है कि बिल की भांति नहीं है, तो बल्कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल की भांति है। इसलिए अगर है तो कथन सही होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 242 या आर्टिकल 326। तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 13 के संवैधानिक प्रावधान को
भारतीय संसद या भारत राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता देने का अधिकार प्रावधान प्रदान करता है। वहीं आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आर्टिकल 326 लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन 10 मताधिकार के आधार पर होगा। इसका वर्णन है। वहीं आर्टिकल 245 में केंद्र और राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 से 17। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 से 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 15 में विभेद का प्रतिषेध, यानी कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर किसी के साथ भी विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 अवसर की समता, यानी लोक नियोजन के विषय में सबको समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हैं। 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया था। वहीं आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित या अनियंत्रित विवेक का अधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है? 14 का, आर्टिकल 28 का, आर्टिकल 32 का या आर्टिकल 44 का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य भारत क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। वही विधि का शासन का मूल तत्व है, यानी कि विधि का शासन बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसका तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। इसका अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद आने वाले सभी सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ से हम मौलिक अधिकार, नेक्स्ट डीपीएसपी और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो कृपया कर आप लोग ये सेशन कभी भी मिस ना करें, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।